हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि अभी 2 या 3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड हुआ था इसी चैनल पर कि आपको परीक्षा में तैयारी करने में जो भी कठिनाई आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको कमेंट करके हमको बताइए। तो यहाँ से जितना हो सकेगा हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। उसी क्रम में ये वीडियो बनाया गया है। आप में से बहुत से व्यूअर्स ने उस पर कमेंट किया है और उस कमेंट को मैंने देखा, पढ़ा और उस कमेंट को मैंने पढ़ के, उन जितने भी कमेंट हैं उनको पढ़ के मैंने कैटेगराइज कर लिया। उनको मैंने 3 प्रकार से कैटेगराइज किया है, यानी कि जो आपने प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों के जवाब आपको 3 वीडियो में मिलेंगे। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि एक ही वीडियो में अगर उसका जवाब देते तो फिर सारा कुछ मिक्सअप हो जाता। ठीक है, तो देखिए वो जवाब कैसे मिलेंगे आपके कमेंट के। पहला तो जो ओवरऑल जो कमेंट थे उसको मैंने पहली कैटेगरी बनाई है कि आपको एट प्रेजेंट क्या करना है। अभी आज इस कंडीशन में जो आप हैं कि तैयारी कर रहे हैं पटवारी परीक्षा की, तो आपको क्या करना है। तो पहला वीडियो जो है वो यही वाला है जो कि अभी चल रहा है कि आपको क्या करना है। इसमें दूसरा वीडियो आएगा कि मैंने क्या किया, यानी कि मैंने पटवारी की परीक्षा या उससे पहले भी जो परीक्षाएं मैंने दी है उनमें मैंने क्या क्या किया था। उसके अलावा मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से इस कंपटीशन की फील्ड में कैसे आ गया, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का और इस कंपटीशन का कहीं से कोई रिलेशन नहीं है देखा जाए तो ये कैसे क्या कुछ हुआ, तो उस स्टोरी में आपको ये पता पड़ेगा। उसके अलावा मैंने कभी भी नहीं सोचा था ये चैनल शुरू करने से पहले या उस टाइम पे कि मैं ऐसा कुछ शो ऑफ करूँगा या आपको बताऊँगा, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मतलब कोई ये ना सोचे कि यार ये यहाँ कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इसलिए कल हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, यानी कि जो आने वाला वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में कि मैंने क्या क्या किया। आपके लिए काम की बात वो ये है कि जब मैंने शुरुआत जब करी थी तो मैं आपसे भी कमज़ोर था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे 12th की जो परीक्षा हुई थी उसमें सिर्फ 33 मार्क्स थे मैथ्स के अंदर, और मैथ्स को यदि मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ, यानी कि मेरी एवरेज से थोड़ी अच्छी ही मैथ्स है, तो उसको यदि मैं अच्छा कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। यानी कि इसको अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए कि किसी का जीके कमज़ोर है तो वो अच्छा क्यों नहीं कर सकता, किसी का इंग्लिश कमज़ोर है तो वो अच्छा क्यों नहीं कर सकता, है ना। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने अच्छी करी तो आप क्यों नहीं कर सकते। पहली चीज़ ये जो भी बता रहा हूँ इसमें ये मत सोचना कभी भी कि मैं अपने आप की तारीफ़ करे जा रहा हूँ, अपने आप को चढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल डाउन टू अर्थ हूँ मैं। और उसके अलावा ये सब कुछ बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि किसी को शंका नहीं हो कि मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ। अब क्या बताना है, देखिए जो काम की बात है, आज की इस क्लास में बातें ही बातें होंगी और बहुत काम की बातें होंगी। मतलब कि ये आने वाले 3 वीडियो आपकी तैयारी के पूरे बेस हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं या जो अभी 12वीं में हैं उनके लिए तो पूरे के पूरे ये बेस वीडियो हैं। अगर इसको फॉलो करते जाएंगे इन वीडियो में बताई गई बातों को तो वो ज़रूर एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियां भी करी, फिर फेल हुआ, फिर गलतियां करी फिर फेल हुआ, फिर गलतियां करी फिर फेल हुआ। उसके बाद गलतियों से सीखते सीखते फिर पास होना शुरू हुआ। तो जो अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या जिनको तैयारी करते करते 1 साल हो गया है, उनके लिए काम की बात ये है कि वो गलतियां क्या नहीं करें जिससे उनका 1 आध साल बच जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बहुत सारे साल लग गए मुझे, मतलब कि मुझे 3 साल लग गए वहाँ तक पहुँचने में, इतना साल लगना नहीं था। ठीक है, और वो गलतियाँ मुझे कब पता लगती है, जब मैं इस लायक हो गया कि हाँ पहचानने में गलतियाँ, क्योंकि अपन जब गलतियाँ कर रहे होते हैं तब अपने को पता नहीं पड़ती कि अपन गलतियाँ कर रहे हैं, लेकिन जब वो गलती हो चुकी होती है, जब उसकी अपने को एक तरह से देखा जाए तो उसकी पनिशमेंट या उसका पश्चाताप अपने को होता है, उसके बाद अपने को रियलाइज़ होता है कि यार वो गलती हुई थी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को रियलाइज़ हुआ कब, जब मेरे को सब कुछ कर लिया कि ठीक है यार अपने ठीक ठाक, अब जैसा मैंने सोचा था उससे तो ठीक ठाक ही हुआ है, तो वैसा करके हमने सोचा कि यार पीछे क्या कमी रह गई है, हम लोग थोड़ा और आगे जा सकते थे, क्यों नहीं जा पाए। तो उसका कारण ढूंढता हूँ तो मुझे समझ में आती है कि यार ये गलतियाँ करी थी, इस कारण से आज अपन थोड़ा सा और भी बेटर कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। अभी भी समय तो है, लेकिन अभी मैं थम गया हूँ। अब
अब इससे आगे नहीं जा पा रहा हूँ, यानी कि पटवारी से आगे मैं अब नहीं जा रहा हूँ। उसका भी रीज़न देखेंगे, जो प्रोफाइल वाला जो वीडियो आएगा आपका तीसरा वाला, उसमें आपको इसका जवाब मिलेगा कि क्यों आगे नहीं जाना चाह रहा हूँ। और पैसे वैसे वाली बात मत सोचना कि पैसा वैसा मिलता है, ऐसा कुछ वो नहीं है मैटर, ठीक है, ये मैटर दूसरा है। अब मैं आपसे बता रहा था कि ये जो बात है कि ये दिखा रहा हूँ जो है, ये है कि देखो ये कॉल लेटर है इंटरव्यू का। जब मेरे को पहली बार इंटरव्यू के लिए कॉल आया, वो आया था 21 नवंबर 2015। आपको दिख रहा होगा साइट में, मैं कभी दिखाता नहीं हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कभी दिखाता नहीं, क्योंकि मुझे इसे दिखाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दिखाना इसलिए है ताकि किसी को संदेह ना होता, कि लोग क्रॉस चेक कर पाए कि हाँ यार ठीक, बंदा सही बोल रहा है। तो मैं अगर आपको दिखाऊंगा ना, तब बहुत सारे को विश्वास हो जाएगा, ठीक है यार सही बोल रहे हैं, यानी कि फिर आप मेरी बात को फॉलो करने लग जाओगे। अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं शंका हुई तो वो उसका समाधान हो जाएगा, फिर आप पूरी बात जो मैं यहाँ से कह रहा हूँ वो आपके बिल्कुल डीप तक जाएगी, यानी कि वो एक फ़िल्टर जो होता है ना, वो फ़िल्टर ख़त्म हो जाएगा, सीधी जाएगी, अंदर जाएगी, सीधी उतरेगी। और मेरा मेन मोटिव यही है कि जो बताई गई, चाहे मेरी बात हो, चाहे और भी यूट्यूबर है जो आपको गाइड करते हैं, बहुत सारे हैं, तो उनकी बात आप दिल तक सुना करिए, ठीक है, तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। ठीक, तो ये उस टाइम आया था, 2015 की बात है। तैयारी 2013 में शुरू हुई थी। डीप में डिस्कस करेंगे मैंने क्या किया, कैसे किया, उसमें डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है कि इस इंटरव्यू में मैं फेल हुआ। मैं क्यों हुआ, अगले वीडियो में दिखाऊंगा आपको। ठीक, दूसरी चीज़ जो हुई वो हुई कि उसके बाद एक आध पुलिस की नहीं, उसके बाद एक एग्ज़ाम आई थी आरआरबी एनटीपीसी 2015, सन 2015 से कोई व्यूवर्स होंगे जिन्होंने दी होगी। उस एग्ज़ाम में मैंने प्री क्वालिफाई किया, उस एग्ज़ाम में मैंने मेंस क्वालिफाई किया, उस एग्ज़ाम में मैंने साइको क्वालिफाई किया। जब आप रेलवे की नॉन टेक्निकल वाली एग्ज़ाम देते हैं तो जो स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट और ये जो पोस्ट होती है, या लोको पायलट वगैरह, इनमें क्या है ना कि साइको टेस्ट भी होता है। एक साइको टेस्ट होता है, उसको वो साइको टेस्ट भी पास हुए, यानी कि प्री पास हुए, मेंस पास हुए, साइको टेस्ट पास हुए, और उसके बाद 3 स्टेप क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाया, जिसका आपको लेटर दिख रहा होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या हुआ कि 1.5 टाइम्स लोगों को बुला लिया गया, यानी कि 100 पोस्ट थी मान लीजिए, तो 150 लोगों को बुलाया। तो हो सकता है शायद मेरा नंबर 101वां, 102वां, 103वां, 104वां हो, क्योंकि मैं बहुत आधे से भी आधे नंबर से चुका हूँ। ठीक, तो इसमें नहीं हो पाया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद भी। ठीक, आगे देखिए, फिर 2016 में एक एग्ज़ाम हुई एपेक्स बैंक की। 2016 में एपेक्स बैंक की एग्ज़ाम हुई, और इस एग्ज़ाम का भी मैंने प्री निकाला, मेंस निकाला, जो कि IBPS के माध्यम से एपेक्स बैंक ने ली थी। इसका भी प्री निकला, मेंस निकला, मेन पेपर पूरा निकल गया, और उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग ली। मैं मंसूर का रहने वाला हूँ, और जो लोग मंसूर से होंगे या मंसूर कभी गए होंगे, तो मंसूर पे एक श्रीकोल्ड चौराहा है। श्रीकोल्ड चौराहे पे ही सामने आपको बाजू में बैंक दिखती है, जिला सहकारी बैंक, जिसका हेड ऑफिस है। वहाँ मैं पोस्टेड था 2018 में जून में। ठीक है, तो वहाँ मैं पोस्टेड था। और उसके बाद क्या है कि मेरे घर से वो 2 किलोमीटर दूर थी। मैं बेसिकली मंसूर का रहने वाला हूँ, तो मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको छोड़ा। ठीक है, वर्कलोड की वजह से, और भी डिटेल में बात करेंगे कल, तो इसको मैंने छोड़ा। उसके बाद फिर इसको छोड़ने के बाद आपको वो छोड़ने वाला लेटर दिख रहा होगा। और उसके बाद ये पटवारी की एग्ज़ाम हुई, और पटवारी का भी इस 2017 में एग्ज़ाम हुई थी पटवारी को। और उस टाइम पे जब एपेक्स का रिजल्ट आया तो पटवारी का रिजल्ट भी आया, तो मेरे पास 2 चॉइस थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ा। ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया मतलब बड़ा भारी काम कर दिया, अगर चॉइस नहीं होती तो नहीं छोड़ता। ठीक है, लेकिन चॉइस थी, इसलिए उसको छोड़ के पटवारी ज्वाइन करी। फिर पटवारी ही क्यों करे जा रहा हूँ वो भी जॉब प्रोफाइल में हम लोग देखेंगे। तो ये मैंने जो आपको बताया है, इसका क्या काम है, इसका ये जो बताने का मेरा उद्देश्य था ये था कि आपको या किसी भी को ये ना लगे, कोई संदेह ना हो कि यहाँ पे सब कुछ भी बका जा रहा है। इस चैनल पे कुछ भी नहीं बका जाता है, ये मेरी गारंटी है। आज भी नहीं बका गया है, न कभी ऐसा कुछ कहा जाएगा, न भविष्य में कभी ऐसा कुछ कहा जाएगा। यदि यहाँ पे कोई वीडियो या कोई भी चीज़ आ रही है इन्फॉर्मेशन, तो वो आप ये मान के चलना कि वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक रिसर्च करके डाली गई है। ठीक है, अब हम आते हैं, अगला जो वीडियो होगा आपका पटवारी जॉब प्रोफाइल का होगा। अब हम आते हैं कि अभी आपको क्या करना है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आने वाले 3 महीने अगर मान लें, और 3 महीने में यदि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ये आपने ठान लिया है कि आपको 3 महीने में एग्ज़ाम को निकालना ही निकालना है कैसे भी करके। ये जो आज जो कुछ भी बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिनको इस साल करना ही करना है।
जिसको इस साल करना ही है उसके पास कोई चांस ही नहीं है इसके अलावा। अगर किसी के पास चांस है कि नहीं यार ये नहीं हुआ तो अगले साल देखेंगे, अगले साल नहीं हुआ तो भी अगले साल देखेंगे, अगर वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे धीरे 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 से, मतलब कि 2 घंटे आज कर लिया, 2 घंटे कल कर लिया ऐसे, तो उनको तो फ़ायदा होना ही है। बाकी जिनको निकालना ही है उनको तो फिर क्या करना है, उनको अंडरग्राउंड होना है। सबसे पहली कंडीशन अंडरग्राउंड होना है। अंडरग्राउंड का मेरा मतलब ये है कि यदि आप रेंट लेके रहते हैं, मतलब कि कहीं मान लीजिए आप इंदौर होंगे, भोपाल होंगे, या किसी सिटी में आप तैयारी कर रहे हैं और आप बाहर रह रहे हैं घर से, तो आप ऑब्वियसली बात है रेंट लेके रह रहे होंगे। तो आप जब रेंट लेके रह रहे हैं तो आपका जो पड़ोसी है वो क्या कर रहा है, और पड़ोसी को भी ये ना पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप इस प्रकार से अंडरग्राउंड हो जाते हैं कि अपना कोचिंग गए, कोचिंग से वापस घर आए, खाना खाने गए मेस पे तो खाना वाना खाया, और या फिर खाना बनाया, सब्जी लाए, जो भी वॉटेवर जो भी चीज़ है, जो काम करना आवश्यक है उस काम के अलावा आपको अंडरग्राउंड रहना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपको पढ़ाई करने का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। जैसे कि मैं जो हूँ, मैं रात में पढ़ाई करता था, मुझे रात को 12 बजे डिस्कस करेंगे कल वैसे तो, लेकिन थोड़ी सी मतलब थोड़ा समझ लेते हैं कि 12 बजे से लगा के मैं सुबह के 5 बजे तक लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करता था। उस वक्त जब शुरुआत की बात थी तब। तो आपका जो भी समय हो, आपको कई लोग बोलते हैं कि नहीं 20 मिनट के बाद कमर सीधी करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए और एक साथ नहीं बैठना चाहिए। ये सब मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा ऐसा मानना है कि ये सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। बाकी क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उठो। अब आपकी बॉडी, मान लो कि आपकी बॉडी झेल पा रही है ना, तो उठो ना। मतलब कि जब तक आपका माइंड या आपकी बॉडी ना बोल दे कि यार अब उठो, तब तक मत उठो। आपकी बॉडी खुद ही आपसे बोल देगी कि नहीं यार अब कमर सीधी करनी चाहिए। फिर चाहे आपकी बॉडी 2 घंटे के बाद आपसे बोल रही है कि अब मुझे कमर सीधी करनी है। मेरे कहने का मतलब है कि जिनको अभी क्वालिफाई करना है उनको अपना समय, जो पढ़ने का समय है, उसके घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, पहली चीज़। ठीक है, कितने घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, तो 24 घंटे आपके पास हैं। इस 24 घंटे में से देखिए 3 महीने में एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करनी है। किसी का कमेंट आया था कि मुझे इस बार करनी है, तो ये जो बातें चल रही हैं ना, इनमें आपको आपकी बातों के जवाब मिलते जाएंगे जिसके भी जो कमेंट होंगे, और कल फिर वो नाम भी पढ़ देंगे कि किस किस ने क्या क्या कमेंट किया था। तो जिनको अभी क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम को, उनको मिनिमम 10 घंटे पढ़ना है, मिनिमम 10 घंटे पढ़ना है। उनके पास 14 घंटे हैं बाकी काम करने के लिए। क्लासेस जा रहे हैं, अगर मान लीजिए आप 2-3 घंटे की क्लासेस जा रहे हैं तो इस 10 घंटे में उसको शामिल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि मान लीजिए आपकी 3 घंटे की क्लास लग रही है कोचिंग, तो 10 घंटे में से आपके 3 घंटे आपने कोचिंग पढ़ ली, ठीक है। 7 घंटे फिर भी आपको पढ़ना है घर पर आके। तो आप इसको अपने हिसाब से देख लेना। 2 घंटे की कोचिंग है तो 8 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे की कोचिंग है तो 6 घंटे घर पे आके पढ़ना है। ठीक, कोचिंग में जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो, उसके अलावा आप कहीं से ऑनलाइन जैसे यहाँ पे वीडियो वगैरह देखते हैं, वो वाला टाइम, वो सब कुछ करके मिनिमम 10 घंटे आपका टाइम होना चाहिए। ठीक, तो ये तो हुआ क्या कि आपको अभी एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी ही है किसी को, तो क्या करना है, सबसे पहले पढ़ने का समय क्या करना है, बढ़ाना है। 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 घंटे, 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 12 घंटे, 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे। बिल्कुल सीरियस हो जाना है। ये समय कभी नहीं आएगा दोबारा लौट के। जिस दिन आप मेहनत करेंगे, 10-10 घंटे पढ़ेंगे, 10-10 घंटे पढ़ेंगे, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 10 घंटे पढ़ने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि सिलेक्शन होगा। ठीक है, हो सकता है कि फेल हो जाएंगे, आंखों में आंसू होंगे, होने देना, कोई बात नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई ना अभी स्टार्टिंग में कि बैंक का इंटरव्यू हुआ और फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इसमें सिर्फ आप एक ही बात सीखे होंगे कि कभी हिम्मत नहीं हारना है। अपने आप की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी आदमी से पूछेंगे ना, जो भी लाइफ में मान लो उसने कुछ भी काम कर लिया, छोटा कर लिया, बड़ा कर लिया, जो भी कर लिया, वो आदमी क्या कहेगा, वो आदमी सिर्फ एक ही बात कहेगा कि कभी भी बीच में नहीं छोड़ना है। ठीक है, यानी कि एक्शन ले लिया कि हाँ ये करना है, तो फिर उसको बीच में नहीं छोड़ना है। एक न एक दिन ऐसा आएगा कि वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, यदि आप उस पर प्रॉपर लगे रहे तो। अगर आपने सोचा कि 3 महीने तैयारी कर ली और फिर 3 महीने आप कहीं मान लीजिए कि किसी और काम में लग गए और फिर आपने 3 महीने तैयारी कर ली, तो फिर नहीं होगा। कई विद्यार्थी और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि जो नोटिफिकेशन के टाइम पे जगते हैं, यानी कि वो बोलते तो सबको ये है कि मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रॉपर, जैसे अभी का एग्जाम्पल लेके, जैसे पटवारी की वैकेंसी अभी नहीं आई है, ठीक है, नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो वो अभी तैयारी नहीं करेंगे।
वो कब जगेंगे? वो तब जगेंगे जब उनको मालूम पड़ेगा कि यार नोटिफिकेशन जो है अब आने वाला है, या फिर वो पब्लिक हो जाएगा कि हाँ नोटिफिकेशन आ गया है, मतलब पक्की बात हो जाएगी कि यार फलानी तारीख को नोटिफिकेशन आ रहा है, तो वो एक्टिव हो जाएंगे। तब वो ढूंढेंगे यार काय से पढ़ूँ, क्या है, 10 जनों से पूछेंगे। तब तक तो उनसे आगे बहुत सारे लोग जा चुके होंगे ना। आप खुद सोचो, पिछली बार ऐसा अनुमान है मेरा कि 9 से 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, सीट थी मात्र 9,500 के आसपास। ठीक है, 10 लाख अगर अपन मोटा मोटा संख्या मान लें तो 10 लाख में से 9,500 लोग ही पास हुए। बात समझना, बहुत गहरी बात है। 9,500 लोग ही पास हुए, और बाकी आप सोचिए कि कितने लाख लोगों का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। इस बार जब 3-4 साल से एग्ज़ाम नहीं हुई है तो अब क्या होगा? 3-4 साल से एग्ज़ाम नहीं हुई तो अब मालूम है क्या होगा? अब हो सकता है कि 12 लाख लोग फॉर्म भरे, हो सकता है कि 14 लाख लोग फॉर्म भरे, हो सकता है कि 15 लाख लोग फॉर्म भरे। तो आप सोचिए, और पद कितने हैं? पद तो पिछली बार जैसे भी नहीं है। पद तो मैक्सिमम जो पद खाली पड़े हैं वो 5200 पद खाली पड़े हैं, 5204 कुल इतने पद खाली पड़े हैं। अब ये गवर्नमेंट की मंशा है कि वो कितनी वैकेंसी निकालती है। अगर मान लीजिए कि 5200 की 5200 ही पूरी निकाल दी, फिर भी 12 लाख भी अगर अपन मान लें कि 12 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, तो 12 लाख लोगों में से आपको 5200 लोगों में शामिल होना है। अब आप खुद सोचिए कि आपको यदि 12 लाख लोगों में से 5200, 12 लाख में से मान लो 12 लाख ने फॉर्म भरा, 2 लाख ने परीक्षा नहीं दी, तो भी 10 लाख तो है ना। तो 10 लाख लोगों में से आपको 5200 में शामिल होना है, तो फिर आपको कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा ना। तो वो क्या करना पड़ेगा? वो ये करना पड़ेगा, पहली कंडीशन सिर्फ यही है कि आपको पढ़ने का घंटा बढ़ाना है। मैं आपको इतना सब कुछ क्यों सुना रहा हूँ? ताकि आप सीरियस हो जाएं। अभी भी अगर सीरियस नहीं हुए हो तो सीरियस हो जाएं, ठीक है? क्योंकि ये जो समय जा रहा है ना, ये समय दोबारा नहीं आएगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आया सक्सेस वाला, यानी कि यू आर क्वालिफाइड एज अ रिजल्ट आया, मैं आपसे बता रहा हूँ कि मतलब आप वो दिन भूलेंगे ही नहीं लाइफ में कभी, ठीक है? जिस चीज़, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ठीक, मतलब कि आप वो चीज़ कभी वो दिन ना भूलेंगे। और जिस दिन आपका एक एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ ना, तब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप, मेरी गारंटी है, आप आने वाला अगला एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करोगे, उससे आने वाला अगला एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करोगे, यदि तैयारी करते रहे तो। यदि मान लो आपको कोई जॉब पसंद आ गई कि हाँ यार जॉब ठीक है, और आपने तैयारी बंद कर दी, वो एक अलग मैटर हो गया है, ठीक। लेकिन आपने अगर एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ली, मेहनत करने के बाद, 10-10 घंटे पढ़ने के बाद, तो फिर कोई भी एग्ज़ाम हो दुनिया की कोई भी एग्ज़ाम हो, आप क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि आपको वो पैटर्न पता पड़ जाएगा कि करना क्या है, करते कैसे हैं। वो आपको प्रोसेस पता पड़ जाएगी कि अच्छा इस प्रोसेस से जाते हैं। तो फिर मान लो कोई भी एग्ज़ाम है जिसका आपने नाम ही नहीं सुना, तो क्या होगा? आप उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे, आप उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसका सिलेबस वगैरह देखोगे, और आपको पता तो है पहले से कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आप बस उसको कर डालोगे। वो बात अलग है कि आपको 6 महीने लग गए, 1 साल लग गया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई, जैसे अपन कंपटीशन की बात करें, तो आने वाली एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई हुई तो आने वाले एग्ज़ाम आप 100% क्वालिफाई करोगे, उससे आने वाली वो भी क्वालिफाई करोगे अगर आपने एक बार तैयारी, बहुत लग के तैयारी करके अगर कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करी तो। और आपका टारगेट हमेशा, जब भी पढ़ाई करो, मेरा एक वीडियो था, शायद आपने देखा कि नहीं देखा, मस्ट वॉच वाला। तो वो मस्ट वॉच वाला जो वीडियो है ना, उसमें मैंने आपसे कहा है, कि आपको दीवारों पर लगाना है। दीवारों पे आपको क्या लगाना है? दीवारों पे आपको लगाना है कि यार मुझे ना पास होने वाला, आपको कुछ लगाना है कि यार मुझे पास होना है, मतलब कि रिजल्ट क्वालिफाइड लगा दो। क्वालिफाइड लिखा हुआ आता है ना रिजल्ट में, आप क्वालिफाइड लगा दो कि मुझे ये चीज़ करनी है, वो चीज़ दिमाग में चलनी चाहिए। जब पढ़ोगे ना, आपका माइंड इतना फोकस हो जाएगा चीज़ों को लेके, इतना फोकस हो जाएगा हर चीज़ को लेके, कि आपको किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं लगेगी। आपको एक चीज़ और फ़र्क समझना चाहिए कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन 2 तरह की चीज़ें होती है, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन जो होता है वो अंदर से आता है बाहर की तरफ, ठीक है। मोटिवेशन जो होता है वो बाहर से अंदर की तरफ आता है। फॉर एग्जांपल, अभी आप मेरी बात सुन के मोटिवेट हो सकते हो, लेकिन जब तक इंस्पिरेशन नहीं आएगी, जब तक आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी, मतलब जब तक आप अंदर से प्रेरित नहीं होगे किसी चीज़ को लेके, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो वो प्रेरणा कब आएगी? जब आप आपके सिलेबस को लेके, आपकी जॉब को लेके आप खुद सीरियस होगे, खुद को लेके सीरियस होगे, खुद गंभीर होगे, ठीक है। मैं आपसे कितनी गंभीरता से ये बात कर रहा हूँ, मेरा नेचर ऐसा नहीं है। मैं गंभीरता से बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं अगर गंभीर नहीं होऊंगा तो फिर आप इस बात के भाव को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो मेरा मकसद ये है, मेरा जो मोटिव है, इस चैनल का भी मोटिव यही है।
इस चैनल का मोटिव ये है कि मेरी तरफ से जितना हो सकता है उतना तो मैं पटवारी के लिए और मैथ के लिए कर सकता हूँ। मैं मैथ यहाँ पे क्यों मैंने बोला है साथ में, क्योंकि मुझे मैथ्स में 33 मार्क्स थे और उसके बाद वो कैसे क्या हुआ वो अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम दोबारा पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, समय बढ़ाना है। अब हम आते हैं कि चलो हमने समय बढ़ा दिया, हमको आप ये भी समझ गए कि मुझे जो है फोकस होना है वगैरह वगैरह, सारी बात आप समझ गए। उसके अलावा आपको एक चीज़ और समझनी है कि किसी की जो सुने, ये सारी बातें क्या बता रहा हूँ मैं आपको, क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि वीडियो क्या चल रहा है, आपको क्या करना है। आपको एक और चीज़ ये करनी है कि जिस बंदे की बात आपको बुरी लगती है या जो बंदा आपको बार बार टोंट मारता है, उसका टोंट सुन के उसको रिप्लाई नहीं करना है। रिप्लाई करेंगे आपका खोपड़ा ख़राब होएगा। खोपड़ा ख़राब होएगा तो उसका डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बोल सकते हैं, आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन माइंड में कुछ केमिकल रिएक्शन के माध्यम से आपकी तैयारी में वो चीज़ रोड़ा डालेगी। कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में उसकी कही गई बात आपके दिमाग में घूमती रहेगी और वो जो बात होगी वो आपको एग्ज़ाम में या फिर आप जब पढ़ेंगे, जो भी जब पढ़ते हैं अपन लोग जो 10 घंटे पढ़ेंगे, तब आपको वो चीज़ परेशान करेगी। वो आप नहीं समझ पाओगे, वो आपको परेशान करेगी। फिर जब आप थोड़ा 2-3 दिन गुजरेंगे तब आपको समझ में आएगा साला ये दिक्कत है, वो ये भूल गया था, वो बात घूम रही थी और आपको पता नहीं लगेगा। तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि अपना जो नेचर है उस नेचर को ऐसा बना लो कि कोई कुछ भी कहे फ़र्क ना पड़े। ऐसा नेचर रियलिटी में आपको बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि कंपटीशन एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर किसी किसी बंदे को 1 साल में नौकरी मिल जाती है, किसी किसी को 6 महीने में मिल जाती है, कोई बहुत लकीएस्ट पर्सन होता है तो उसको 3 महीने में मिल जाती है, ठीक है। और किसी किसी को 3 साल नहीं मिलती है, किसी किसी को 4 साल नहीं मिलती है, किसी किसी को 5 साल नहीं मिलती है। तो जिनको 4 साल नहीं मिलती है, जिनको 5 साल नहीं मिलती है, जिनको 2 साल 3 साल हो जाते हैं, लंबा टाइम हो जाता है, तो उस टाइम पे नंबर ऑफ़ पीपल जो होते हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं, वो इनडायरेक्टली हमको टोंट ही मारते हैं। हंसी मजाक में भी जैसे करेंगे मजाक, लेकिन टोंट मारेंगे, ठीक है। समाज परिवार में भी सब लोग जो है हमको टोंट ही मारते हैं। सिर्फ बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे बिल्कुल ब्लड रिलेशन वाले जो लोग होते हैं, वही हमको दिल से सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बात थी पूरी कि आपको इतना गंभीर होना पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज़ टाइम बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ हमने क्या समझी अभी, दूसरी चीज़ हमने समझी कि जो बाहर से जो आपको टोंट मार रहे हैं उन टोंट को अवॉइड करना पड़ेगा। 2 चीज़ सीखी आपने। उसके अलावा सिटिंग की जो कैपेसिटी है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप आधा घंटा ही बैठ पाते हैं, कमर दुख रही है, 1 घंटा करिए उसको, ठीक है। थोड़ा सा बॉडी को कष्ट दीजिए, मेरे कहने का मतलब ये है। अगर क्योंकि उस जब आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप 10 घंटे तक नहीं पहुंच पाओगे। आप आधा घंटा बैठ पा रहे हो, कमर दर्द कर रही है, तो अपने आप को एक रिवॉर्ड दे दो। अपने आप को एक रिवॉर्ड दे दो यार कि मैं ना, जैसे मान लीजिए कि अब मैं क्या कहूँ, वॉइस के लिए बोल सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि वो सही भी है गलत भी है, वो अलग बात है, लेकिन जैसे बॉयज़ लोग जो है स्मोकिंग वगैरह कुछ करते ही हैं। अगर पढ़ाई करेंगे लंबी तो स्मोकिंग भी चलती है। तो रिवॉर्ड ये करिए कि यार 1 घंटे बाद लगाऊंगा। जैसे आधे घंटे का अगर टाइम सेट है कि नहीं, आधे घंटे बाद मन हो रहा है तो करिए कि यार 1 घंटे बाद करूँगा। 1 घंटे बाद लगाते हो तो 2 घंटे, उसको डायरेक्ट डबल कर दीजिए। अब गर्ल्स का मुझे नहीं पता है कि उनका क्या रिवॉर्ड रहता है, बाकी वो भी उस चीज़ को कर सकते हैं कि आधे घंटे बाद अगर आप कोई कमर सीधी कर रहे हैं तो आप 1 घंटे बाद करिए। 1 घंटे बाद कर रहे हैं तो उसको दुगना कर दीजिए, 2 घंटे कर दीजिए, ठीक है। तो ये थी वो बातें कि 10 घंटे पढ़ना है, किसी का ध्यान नहीं देना है, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, तब आप 10 घंटे तक पहुंच पाओगे। और उसके अलावा अब हम आते हैं कि आपको करना क्या है। मतलब कि जो आप कर रहे हो अगर वैसा ही यहाँ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जो आप कर रहे हो अगर वो आपको किसी गाइडर ने बताया है तब भी ठीक है। अगर आपके अंदर से आ रहा है कि जो आप कर रहे हो वो ठीक ही कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी तरफ से मेरी एडवाइस है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं कि क्या बात, ये जो इतनी सारी मैं रामायण जो आपको सुना रहा था ये क्यों सुना रहा था, ठीक है। पहला मैंने सब्जेक्ट लिखा है पटवारी की, हम लोग बात कर रहे हैं तो पटवारी में कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। आपको पता है 5 सब्जेक्ट आते हैं। तो जो आपको ये पहला सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने लिखा है एमपी जीके और करंट अफेयर्स, ठीक है। एमपी जीके, करंट अफेयर्स और जीके, कहाँ है जीके, ये नेशनल जीके, इंटरनेशनल जीके।
तो इनको लेके भी 20 प्रश्न आते हैं, ठीक है। 20 प्रश्न इसके आपको मिलेंगे। एमपी जीके के लिए आप क्या कर सकते हैं, एमपी जीके के लिए जो भी जिस किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो मध्य प्रदेश के अंदर, वो मैटर नहीं करता है कि बात सिर्फ पटवारी की हो रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जीके तो सभी में आता है। तो हर विद्यार्थी को रोजगार और निर्माण पेपर पढ़ना ही चाहिए। हर विद्यार्थी को रोजगार और निर्माण पेपर पढ़ना चाहिए। रोजगार और निर्माण पेपर साप्ताहिक पेपर है। साप्ताहिक पेपर है मतलब कि 7 दिन में एक बार आता है। साप्ताहिक पेपर है, 7 दिन में एक बार आता है। कहाँ मिलता है, आपके किसी भी नज़दीकी जो बुक स्टोर है, जो आपके पास में जो भी बुक्स वगैरह की शॉप है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरी बात कि आप चाहें तो डायरेक्ट गूगल कर सकते हैं। डायरेक्ट आप गूगल पे क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आप डायरेक्ट गूगल पे जाके लिखेंगे कि रोजगार और निर्माण, तो पेपर की वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पे आपको हर 7 दिन के जो पेपर रहेंगे ना, 7 दिन में एक पेपर आएगा, तो आपको वीक वाइज पेपर दिखेंगे वहाँ पे। आप वहाँ जाके डायरेक्ट ऑनलाइन पढ़ सकते हो। तो जैसा भी आप चाहो वैसा आप कर सकते हो। रोजगार निर्माण में क्या आता है, तो रोजगार निर्माण में आपको जो भी करंट अफेयर्स चलता है, जो भी हमारे देश में या प्रदेश में या प्रदेश के किसी जिलों में हो रही होती है कोई भी घटना, वो घटना उसमें डिटेल में लिखी रहती है, ठीक। उसके अलावा उसमें जीके के, करंट इशू के प्लस एमपी जीके के भी, इनके भी कुछ प्रश्न उसमें रहते हैं, ठीक। तो आपको वहाँ पे मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन मिल गए, 30 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल गए। और क्या मिलेगा आपको उसमें, और आपको उसमें करंट अफेयर्स मिल जाएगा, देश में क्या चल रहा और हमारे प्रदेश में क्या चल रहा, जिलों में क्या चल रहा। और क्या मिलेगा, और आपको अपकमिंग वैकेंसी मिल जाएगी, और उसमें ये मिल जाएगा कि कौन सी वैकेंसी आ गई है या कौन से स्टेट में कौन सी वैकेंसी है। कुल मिला के आपके बहुत काम का पेपर है कि जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको रोजगार निर्माण जरूर पढ़ना चाहिए। तो पहली चीज़ आपको एमपी जीके के अंदर इसको करना है। बात क्लियर हो गई है। 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप दुकान से ले सकते हैं अगर आपको हार्ड कॉपी में पढ़ने की आदत है, और अगर आपको ऑनलाइन पढ़ने की आदत है तो आप डायरेक्ट गूगल करके भी इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। दूसरा आप देख रहे हो घटना चक्र। घटना चक्र एक मैगजीन है जो कि 30 दिन की आती है, यानी कि मंथली मैगजीन है ये कितने दिन में आती है, जो रोजगार निर्माण है वो 7 दिन में आता है एक बार, और ये 30 दिन में एक बार आती है, यानी कि हर महीने आती है ये। तो आपको ये टारगेट करना है कि आपको जो ये घटना चक्र है, इस घटना चक्र की जो ये मैगजीन आती है, ये मासिक पत्रिका जो आती है, इस मैगजीन को आप 30 दिनों में या 30 दिन के भीतर पढ़ लो पूरा। अब कभी भी किसी मैगजीन को यदि पढ़ा जाता है ना, तो उसको ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कि आज उसको खरीद के लाए और जोश जोश में उसके 15 पन्ने आज ही निपटा दिए, ठीक है, कोई सेंस नहीं है उसका। आपको कोशिश ये करनी है कि आप 2 पन्ने या 4 पन्ने ही पढ़ें, लेकिन उसको इतना अच्छे से पढ़ें, उसको अपना नोट्स में उतारें, उसके बाद पढ़ें, ठीक है। आपको क्या करना है कि आप जब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आज सब कुछ, इसके लिए आपको 5 या 6 कॉपियों की ज़रूरत लगेगी। 5 कॉपी की ज़रूरत लगेगी। मान लीजिए आप रजिस्टर या कॉपी कुछ भी लेके आए और आपने एमपी जीके वाली कोई कॉपी बनाई, तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि रोजगार और निर्माण में आपको जो भी जानकारी एमपी जीके से संबंधित लग रही है ना, वो जानकारी आप आपकी कॉपी में उतार लेंगे। 7 पन्ने आप पलटाएंगे, आपको मुश्किल से हार्डली आपको 1 घंटा लग जाएगा वो निकालने में, ठीक है। तो आप वैसा कर लेंगे। आप लिखना नहीं चाहते हो तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के डायरेक्ट चिपका लो, है ना, ये भी कर सकते हो। तो जैसा भी आपको उचित लगे, आपकी आपकी जो भी रजिस्टर होगा उस कॉपी में रोजगार निर्माण होना चाहिए। घटना चक्र आप 30 दिन में पढ़ेंगे, तो जब आप हर पन्ना पढ़ते जाएंगे तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि कोई चीज़ आपको एमपी जीके से सभी एक ही जगह मिल जाए। हो सकता है कि पहली वाली एमपी जीके की जो बात है, जो कि आपको एमपी जीके के नोट्स में आनी चाहिए, वो पहले नंबर के पेज पे लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद 25वें नंबर के पेज पे लिखी हुई है दूसरी चीज़। तो अब हर बार अपन पढ़ेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो पहला पन्ना खोल के देख रहे, फिर 25वां खोल के देख रहे, फिर 7 दिन बाद जब रिवीजन की बारी आई तब फिर पहला पन्ना खोल रहे, फिर 25 पन्ना खोल रहे। पता पड़ा कि पहले पन्ने वाला पढ़ लिया, 25 पन्ने वाला हम भूल गए, जो 25 नंबर के पेज पे जो चीज़ लिखी हुई थी उसको हम भूल गए। तो उस पत्रिका से, जो मैगजीन है, उससे यदि हम सारा जीके जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है एमपी जीके, अगर उसको एमपी जीके की कॉपी में उतार लेंगे तो 2 फायदे हैं
कि वो सारा, क्योंकि जब मान लीजिए कि अभी ये महीना चल रहा है, इस महीने की मैगज़ीन आपने कॉपी में नहीं उतारी और आप 3 महीने आगे चले गए, और ये मैगज़ीन पता नहीं कहाँ रखने में आ गई, ठीक है, तो सब कुछ वो मैगज़ीन गई, और अगर आप भूल गए तो फिर क्या मतलब रहा पढ़ने का। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस महीने की मैगज़ीन लाए तो आपने उसको MPGK का जो भी पोर्शन आपको दिखा वो आपने MPGK वाली कॉपी में उतार लिया, फिर चाहे वो मैगज़ीन कहीं भी रख दो, हमारा काम 2 महीने बाद भी देखेंगे कि अच्छा ये मैगज़ीन वाला ये था, रिवीजन कर लिया। कॉपी बनाने का या नोट्स बनाने का ये फ़ायदा होता है, खुद के लिखे हुए नोट्स, ठीक। उसके बाद तो घटना चक्र आप समझ पाए होंगे, 30 दिन की है। ग्रंथावली MP करके किताब आती है, आप जहाँ बुक मिलती है वहाँ जा सकते हैं, वहाँ ये बोल सकते हैं कि ग्रंथावली ग्रंथम MP की बुक आती है, वो दिखा दीजिए, अगर आपको पसंद आती है तो आप उसको ले लीजिए, ठीक। और एक जितेंद्र भदौरिया MP की बुक है, टाटा मैगरा हिल, ये वाली बुक भी आप जाके मांग सकते हैं वहाँ से बुक की शॉप से, और इसको भी आप एक बार देख सकते हैं MPGK के लिए। तो ये 2 बुक हो गई, ठीक है, MPGK के लिए। और इसके अलावा एक और चीज़ आप ये कर सकते हैं कि एक ऐसी बुक परचेज़ करिए, मार्केट में अवेलेबल हैं, पुणेकर है, उसके अलावा और भी हैं, कि ऐसी बुक देखिए जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हों MPGK के। तो आपके पास होना क्या चाहिए, मतलब कि ऐसा प्लानिंग करिए कि आपके पास कम से कम 2 बुक हो। एक बुक तो हो जो MPGK का जिसके अंदर थ्योरी हो, और एक बुक आपके पास ऐसी हो जिसमें MPGK के सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, पूरी बुक में क्वेश्चन हो, चाहे उसमें 3000 क्वेश्चन हो, चाहे उसमें 4000 क्वेश्चन हो। तो इस प्रकार से पढ़िए और कोशिश करिएगा कि, क्योंकि मैं जहाँ रह रहा हूँ यहाँ पे बुक स्टोर नहीं है, ये तहसील है तो यहाँ पे बुक स्टोर नहीं है, नहीं तो मैं खुद जाके देख लेता। तो अभी एट प्रेजेंट क्या है मुझे मालूम नहीं है क्या हो रहा है, तो उसमें क्या करना है आपको कि अभी एट प्रेजेंट जो बुक अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उसमें देख लीजिए कि क्या टॉपिक वाइज प्रश्न दिए गए हैं क्या, मतलब जिसके अंदर 3000, मान लीजिए कि आप 3000 वाली क्वेश्चन वाली जो है वो MPGK की किताब लेके आ गए, तो आपको ये देखना है कि वो 3000 MPGK की जो किताब है उसके अंदर टॉपिक वाइज प्रश्न दिए गए हैं क्या। जैसे मान लीजिए कि नदियों के प्रश्न अलग दिए गए हैं क्या, या जलप्रपात के प्रश्न अलग दिए गए हैं क्या, मिट्टी से लेके प्रश्न अलग दिए गए हैं। अगर ऐसी कोई बुक हो तो वो परचेस करिए, नहीं हो तो फिर तो कोई सी भी कर लीजिए जो कि ऑब्जेक्टिव होगी, ठीक। तो ये आपका बुक वाला सिस्टम हुआ। उसके बाद ये मैंने मैप क्यों बना रखा है उस पर आते हैं। देखिए फिर आपको पढ़ना कैसे है, आपको मैपिंग से पढ़ना है। जब भी आप GK पढ़ें, जब कभी आप GK पढ़ें या कोई ऐसी चीज़ पढ़ें जिसको मैप में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसको मैप से ही पढ़ना चाहिए। अब आप इस नक्शे के ऊपर मत जाना कि ये मध्य प्रदेश का जो नक्शा मैंने बनाया है ये सही है कि नहीं है, मतलब आप इसका वो मत देखने लग जाना कि ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। नक्शा कैसे भी हो सकता है, और ये जो खंडवा और अनूपपुर या बुरहानपुर और इनकी जो मैंने सीमा बनाई है, ये सीमा भी हो सकती है अलग शेप में, तो उस शेप से मतलब नहीं है, ये मैंने बनाया है आपको एक एग्जांपल देने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैपिंग करना है, तो मैपिंग क्या करना है वो आप कैसे समझेंगे। अगर ऐसी कोई बुक मार्केट में अवेलेबल है जिसके अंदर मैप में दिया है तो वो आपके बहुत काम की बुक है। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ आप पढ़ रहे हो घटना चक्र से या रोजगार निर्माण से या किसी भी MPGK की बुक से, तो जो थ्योरी आपने पढ़ी वो अगर आप मैप में कन्वर्ट कर सकते हो तो अपने माइंड को इतना ट्रेन करिए कि वो मैप में कन्वर्ट करे। कैसे कर पाएंगे, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ नर्मदा नदी का, कि जैसे नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक से निकलती है। तो जो अनूपपुर जो ज़िला है वो किधर है, तो वो आप कहेंगे जो अनूपपुर जो ज़िला है वो मध्य प्रदेश के पूर्व में है, ईस्ट में है, ठीक है, उधर है ईस्ट में, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए वो नदी निकलती है तो कैसे आती है, वो इधर डिंडोरी मंडला होते हुए ऐसे ऐसे, अब जिले पे मत जाना है ना, मैं जिले पे नहीं ले जा रहा हूँ उसको, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो कैसे जा रही है, ऐसे सीधी जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वैसे तो वो टेढ़ी मड़ी आती है ऐसे करके, कुल मिला के वो 15-16 जिलों में होके आती है, तो शायद 15 जिलों में होके आती है, तो वो अलग अलग जिलों में, जैसे यहाँ डिंडोरी आएगी, मंडला जाएगी, जबलपुर जाएगी, ऐसे होके वो आती है। लेकिन अभी समझने के लिए मैंने इसको सीधा कर दिया, आपको तो हर जिले में ले जानी है, ठीक है। ज़िले का मैप अगर आप निकाल लो और उस मैप में अगर ऐसा कर लो, और अगर आपको मैप की आवश्यकता ज़्यादा लगे तो फिर एक मैप खुद ही बना लो ब्लैंक पेपर में, जैसे वो ट्रेस पेपर आता है ना, वैसा करके आपने बना लिया, फिर उसके नंबर और फोटोकॉपी करवा लो, है ना। मान लीजिए आपको 50 मैप की ज़रूरत लग रही है कि 50 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैप से समझनी है,
तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने खुद ने एक खाली अच्छे से नक्शे पर रख के और उसको आप कर ही लेंगे, जो एमपी का जो नक्शा होगा ओरिजिनल वाला उस पर रख के और आप खाली करके उसका एक चार्ट बना लीजिए खाली खाली, और उस पर ज़िले लिख लीजिए और उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए। फिर आपको उसको नदी से बनाना हो तो नदी से बना लीजिए, मिट्टी से बनाना हो उस पर तो मिट्टी से बना लीजिए, मतलब कि कौन सी मिट्टी, कौन से ज़िले में कौन सी मिट्टी है, कौन से ज़िले में कौन सी फसल होती है और कौन से ज़िले में कौन सा जलप्रपात है, वो सारे तो नदी से बना सकते हो आपकी। मान लो ये नदी मैंने बना दी तो ये नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी कहाँ चली गई, गुजरात चली गई इधर, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल काई का, ये एग्जाम्पल था कि मैपिंग जो मैंने लिखी है यहाँ पे, ये मैपिंग का क्या मतलब है। तो मैपिंग का मतलब है कि आप किसी चीज़ को अगर मैपिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट जो तरीका है वो यही है कि आप क्या करिए, एक ब्लैंक पेपर लीजिए, चाहे A4 से बड़ी साइज़ का लीजिए, चाहे A4 साइज़ का लीजिए, चाहे 2 A4 साइज़ को मिला दीजिए, फोटोकॉपी वाले के पास जाएंगे उसके पास बड़ा वाला भी होता है, और उसके ऊपर मैप बना लीजिए एमपी का मैप बना लीजिए। और आपको जैसे भी याद रहे, जैसे मान लीजिए आपको मंसूर का अगर MDS याद रहता है तो आप MDS लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको उस मैप में जो भी डेटा याद करना है उस मैप के माध्यम से, उस डेटा के लिए उसको यूज़ कर लीजिए। आपके पास 50 नक्शे रहेंगे तो आप 50 तरह के आपके पास चीज़ें हो जाएंगी, और जब वो चीज़ें कंप्लीट हो जाए अपने रूम में लगा दो, है ना। तर जाके जहाँ भी ज़रूरत लगे वहाँ देख लो, और उनके फ़ोटो खींच के अपने मोबाइल में PDF बना लो, ठीक है। तो आप जहाँ भी रहेंगे आपके साथ वो चीज़ रहेगी, खुद का बनाया हुआ सब कुछ। ये कब हो पाएगा, ये 10-12 घंटे का जो शुरुआत में बात करी है तब हो पाएगा, ठीक। और उसके बाद तो ये था मैप की मैप कैसे करना है ना, मैपिंग का मतलब क्या था। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जीके एमपी जीके के लिए इतना सफिशिएंट है क्या, तो एमपी जीके के लिए इतना सफिशिएंट है, ये मोर देन सफिशिएंट है, इतना आप करेंगे। बुक आपको यही परचेस करनी है क्या, मेरी ये चाहो तो ये भदौरिया परचेस कर लेना, आप चाहो तो फिर पुणेकर भी कर लेना, है ना। एक मेरा तरीका क्या है आपको प्रोसेस बताने का, कि प्रोसेस क्या है, और आपको जैसे आपने पूछा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। वो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, किससे पढ़ना चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। जैसे आप दुकान पे गए, कंप्यूटर की दुकान पे, तो आपने 3 बुक देखी, आपको कौन सी लैंग्वेज पसंद आ रही है, ठीक है ना। हो सकता है कि मुझे किसी राइटर की लैंग्वेज पसंद आ रही है जो समझ में आ रही है, हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको वही राइटर की लैंग्वेज पसंद आए। तो आपको देखना है कि आपको किस प्रकार से पढ़ना, या किस प्रकार को कौन सी बुक आपको सही लग रही है, ठीक। तो ये आप कर लेंगे। अब आते हैं नेशनल जीके में। नेशनल जीके में पटवारी के लिए लुसेंट काफ़ी है, और लुसेंट तो वैसे बहुत बड़ी है। तो आप क्या करेंगे, तो लुसेंट में जब आप पीछे पलटाएंगे ना लुसेंट को, तो लुसेंट में पीछे एक विविध नाम का चैप्टर दिया है। लुसेंट में एक विविध नाम का चैप्टर दिया है, जिसमें बड़ा छोटा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये सब कुछ उसमें फैक्ट जैसे 1 लाइनर दे रखे हैं कि ये कहाँ है तो यहाँ है, ये कौन सा पहला है तो ये है, ऐसे करके दे रखे हैं। तो वो दिन में एक पन्ना भी पढ़ेंगे तो मुश्किल से उसमें 16 या शायद 20-25 पेज हैं उसके अंदर विविध में, तो वो आपके 25-30 दिन में ख़त्म हो जाएंगे अगर एक दिन में एक पेज भी याद कर लोगे तो एक चीज़ आपको ये हेल्प करेगी। लुसेंट में मेरे कहने का मतलब है कि लुसेंट आपको पढ़ना है, लेकिन लुसेंट में पहले विविध खत्म कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि विविध अगर आप खत्म कर लेंगे तो विविध में से 1-2 नंबर का तो आता ही आता है, तो 2 नंबर आपके वो कवर हो जाएंगे। आपको 20 नंबर जो है ना, ये 20 नंबर बिखरे हुए हैं, इनको आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे एक जगह, तब जाके वो रिजल्ट में भी आएंगे। अब आगे आते हैं पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए विनर्स जो आपकी एकेडमी है उन्होंने एक बुक लॉन्च करी है, ठीक है। मैंने वो बुक नहीं पढ़ी है, मैं लिटरली सही बता रहा हूँ, मैंने वो बुक नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने उसके जो क्या बोलते हैं उसको रिव्यू देखे हैं, तो वो ठीक ठाक रिव्यू मुझे मिले हैं व्यूवर्स के, इसलिए मैं आपको व्यूवर्स सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप व्यूवर्स के बारे में रिव्यू लें, देखें तो देख लीजिए, उसके बाद परचेस करिए, अच्छी ही होगी। और एक है परीक्षा धाम, ये वाली बुक भी आप परचेस कर सकते हैं, जैसा भी आपको इन दोनों में से सही लगे। एक बुक जो पहला वाला वीडियो जो आया था, पिछला वाला वीडियो जो आया था कि पटवारी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, उसमें मैंने एक बुक है जैन ब्रदर करके, उसका भी मैंने उसमें बोल रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है ये लेटेस्ट वाली बुक ले लो, ठीक है, इनकी बुक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर आपके पास पहले से आपने बुक ले ली है ना, जैसे मान लीजिए कि आपके पास पहले से कोई बुक रखी हुई है, तो रूल तो यही कहता है कि पहले उस बुक को ख़त्म कर दीजिए, पहले उस बुक को ख़त्म कर दीजिए, उसके बाद आप कोई नई बुक लीजिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि ये बुक ले लीजिए, या कोई दूसरा बोल रहा है कि वो बुक ले लीजिए, तो जो बुक आप मार्केट से लेके आए उसको आपने रद्दी में साइड में कर दिया, ऐसा नहीं करना है। उस बुक को ख़त्म तो करो, पहले उस बुक को ख़त्म करो, उसके बाद फिर आप दूसरी बुक ले लो, ठीक, आई बात समझ में।
तो ये आप क्या किसके लिए कर सकते हो, पंचायती राज के लिए कर सकते हो। इसके अंदर आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी कवर होगी। उसके अलावा जो संविधान जो है, यानी कि जो आर्टिकल हैं, पंचायती राज के आर्टिकल हैं, नगरीय निकाय के आर्टिकल हैं। नगरीय निकाय तो वैसे पेपर देखें तो नहीं आता है, लेकिन पंचायती राज मान लीजिए, तो ये आपको संविधान, अगर आप और भी वो करना चाहते हैं, जैसे है ना, कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे उनको इस बार करना ही करना है, कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते, बाद में सिलेक्शन हो ना हो वो ऊपर वाले की मर्जी, लेकिन अपनी तरफ से अगर कोई कसर ना छोड़ना चाहते तो उनके पास अगर समय है तो वो एम लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है संविधान वाली, उसमें से जो अनुच्छेद वाला जो, यानी कि जहाँ पंचायती राज की बात की गई है, उसका भी मैटर फोटोकॉपी करवा लीजिए। अगर किसी के पास बुक मिल जाए तो ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल हो तो उसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। मेरे पास फ़ोटो रखे हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम के रखे हैं, तो वो आपको अगर लगे तो बता देना, तो मैं आप उसको फ़ोटो डाल दूँगा। अब हिंदी मीडियम के मेरे पास उसमें नहीं है, कोशिश करेंगे कि इसके हिंदी मीडियम के अवेलेबल हो कहीं से फ़ोटो, तो उसको करेंगे, ठीक है। अब बात आती है हिंदी की, तो हिंदी में आप, अच्छा हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पे कि जैसे ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है ना, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है आपको रोजगार निर्माण में भी मिल जाएगी, ठीक है, और घटना चक्र में भी मिल जाएगी, इन दोनों में आपको मिलेगी, ठीक। लेकिन आप ये मत सोचना कि डायरेक्ट ऐसा आएगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है और फिर आप उसमें जो है ढूंढने लग गए टॉप, मतलब पूरे रोजगार निर्माण में और घटना चक्र में ये ढूंढने लग गए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था नाम से कोई हेडिंग आ गई और फिर मेरे को सब कुछ मिल जाएगा, और ऊपर लिखा हुआ है कि पंचायती राज के लिए या फिर पटवारी के लिए। तो ऐसा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना। पहले ये आप कैसे ढूंढ पाओगे, ये आप तब ढूंढ पाओगे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सिलेबस क्या है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे मैं डालूंगा कि उसका सिलेबस क्या है, वहाँ से देख लेना। तो जब आप वो सिलेबस पढ़ेंगे ना, जो सिलेबस है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का, वो सिलेबस पढ़ेंगे तो वो सिलेबस की जो हेडिंग आप पढ़ लेंगे, हेडिंग आप पढ़ लेंगे। अब आप सोचिए कि आपने हेडिंग पढ़ ली, आपको पता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या आता है, मतलब कि कौन से टॉपिक में से आएगा, फिर आप पेपर लेके बैठे हो या घटना चक्र लेके बैठे हो तो आप उसको पढ़ोगे, तो आपके माइंड में मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी लिखी हुई जो उस टॉपिक की है, ठीक है। मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं, एग्जाम्पल लेते हैं कि मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं, तो ये मान लीजिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का टॉपिक है, या मध्य प्रदेश की फसलें, है ना, ये सारे क्या हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के टॉपिक हैं। तो आपको क्या करना है कि आप जब भी घटना चक्र में या फिर इस रोजगार निर्माण में ऐसी कोई चीज़ पढ़ें सिंचाई से संबंधित, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में सिंचाई से संबंधित, या मध्य प्रदेश की किसी फसल के बारे में कोई बात की गई है, या मध्य प्रदेश की किसी फसल के बारे में कोई डेटा जारी किया गया है। जैसे क्या होता है कि पिछली बार जब परीक्षा हुई थी, इस बार भी ऐसा होगा जहाँ तक मुझे अंदाज है, कि पिछली बार जब परीक्षा हुई थी तो डेटा भी पूछ लिया कि जैसे इस बार जो है कितने मेट्रिक टन ये हुआ है ना, इस प्रकार से। तो वो डेटा, अगर आपको उस प्रकार का कोई डेटा मिलता है तो उसको भी वहाँ से अपने नोट्स में उतार लेना। तो ये कहने का मतलब ये है कि रोजगार निर्माण हो गया, घटना चक्र हो गया, यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको सिलेबस बहुत सारा नज़र आएगा अगर आप देखेंगे उस नज़र से। तो जैसे आपको वहाँ MPGK का भी नज़र आएगा, वो आपको तय करना पड़ेगा, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यार ये चीज़ मैं मेरे MPGK के नोट्स में उतार लेता हूँ, अच्छा ये चीज़ फसल वाली है तो ये मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था मतलब कि पंचायती राज वाली कॉपी में उतार लेता हूँ। ये सब आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है बात। तो ये चीज़ हुई काहे की, पंचायती राज की। मेरे कहने का सिर्फ यहाँ ये मतलब था कि घटना चक्र और रोजगार निर्माण में भी आपको पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन प्लस डेटा मिल सकता है, ठीक, मिलेगा ही। और एक चीज़ और, यहाँ इसमें क्या कवर होगी आपकी, रोजगार निर्माण में भी आपका करंट अफेयर्स कवर होगा। मैंने जो करंट लिखा है ना, यहाँ भी करंट अफेयर्स कवर होगा आपका, और घटना चक्र में भी आपका करंट अफेयर्स कवर होगा। इन दोनों जगह तो आपका करंट अफेयर्स कवर होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे करंट अफेयर्स ऐसा कवर करना है कि मतलब मुझे कुछ भी ना करना पड़े, बस मुझे ये पता पड़ जाए कि यार आज के दिन में, आज मतलब सुबह, मान लीजिए कि सुबह 6 बजे से लगा के आज दिन भर में कितनी घटनाएं घटी, और इसका मुझे PDF भी मिल जाए, और इसका मुझे वॉइस नोट्स भी मिल जाए, मतलब कि सुनने वाले नोट्स, है ना, वॉइस नोट्स ही बोलेंगे ना, तो वॉइस नोट्स भी मिल जाए और इसकी PDF भी मिल जाए। प्लस अगर मैं जो भी मुझे आज घटनाक्रम घटा है इसको यदि मैं एक बार पढ़ लूँ तो पढ़ने के बाद मुझे एक टेस्ट भी मिल जाए। अगर आप 3 चीज़ें चाहते हैं, क्या क्या, कि आपको डेटा भी मिल जाए पहली चीज़,
उसके बाद उस डेटा की पीडीएफ भी मिल जाए, दूसरी चीज़ उसके बाद आपको उस डेटा का वॉइस नोट्स भी मिल जाए कि आप सुन भी सको उसको, और उसके अलावा आपको उसका टेस्ट भी मिल जाए फ्री में। अगर ये 4 चीज़ें आपको फ्री में चाहिए तो मैं आपको एक चैनल सजेस्ट करता हूँ। अगर आप लोग अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हो तो आप इस चैनल पर एक बार जाके देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो फिर आप मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम नाम का एक चैनल है, आप में से बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, और नहीं जो पहली बार सुन रहे हैं तो वो जाके इस चैनल पे जाइए और इस चैनल पे देखिए। पहले आपको पसंद आ रहा हो तो फिर उसको फॉलो करने लग जाना, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें पहले तो दिन भर का जो भी घटनाक्रम होता है वो आ जाता है, एक वीडियो बन के आ जाता है। वो वीडियो बन के आने के बाद उसमें क्या होता है, उसमें पीडीएफ भी आ जाती है, ठीक है, पीडीएफ मिल जाती है। उसके अलावा मान लीजिए कि उन्होंने 20 मिनट का एक वीडियो बनाया, ठीक, 20 मिनट का आपने वीडियो देखा तो वो 20 मिनट का वीडियो 10 मिनट के वॉइस नोट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो वॉइस नोट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा एक टेस्ट भी रहता है, नीचे एक टेस्ट भी रहता है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, तो एक टेस्ट भी रहता है, तो वो टेस्ट भी जाके आप दे सकते हो। कि जैसे मान लीजिए आज का आपने जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा, क्या वो आपको आपके माइंड में गया, आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, तो आप टेस्ट भी जाके दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, करंट के लिए आप ये भी कर सकते हैं। तो ये तो हुई, कितनी बातें हो गई आपकी, इन 2 सब्जेक्ट के बारे में बात हो गई है। हिंदी के बारे में जो है आपको लुसेंट सफिशिएंट है पटवारी के लिए, लुसेंट पटवारी के लिए सफिशिएंट है। आपके आराम से यहाँ से मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि 16-17 से ऊपर नंबर आ जाएंगे अगर आप पूरी लुसेंट में देख दुखा लेंगे। अगर एक आध टॉपिक आपको लुसेंट में कम मिलता है तो वो दूसरी बुक से कवर कर लेना, ठीक है। वैसे तो इसमें सब कुछ है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसमें एक आध टॉपिक कमी है तो वो दूसरी बुक से कवर कर सकते हो, या वो चीज़ कहीं अपनी जो 12वीं की जो वो आती है एक वो आती है क्वेश्चन बैंक या कुंजी जिसको बोलते हैं, गाइड आती है, उससे भी आप कर सकते हो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको 3 सब्जेक्ट समझा दिए हैं, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट आपको करने हैं। अब आपके 2 सब्जेक्ट और बच रहे हैं, एक तो बच रहा है मैथ्स और एक बच रहा है कंप्यूटर। तो मैं अभी हम देखेंगे, मैं इसको रफ करता हूँ पहले मैप को। अभी हम देखेंगे कि मैथ्स आपको अच्छी कैसे हो सकती है, काय से पढ़ना चाहिए, और कंप्यूटर आपको किससे पढ़ना चाहिए, दोनों चीज़ें हम देखते हैं, फिर वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक। अब बात करते हैं मैथ्स के लिए आपको क्या करना है। तो देखिए मैथ्स के लिए इसको 2 तरीके से देखेंगे मैथ्स को भी डिटेल में, कि जैसे मैथ्स जिसकी बहुत अच्छी है या फिर जो एवरेज है उनको क्या करना है, तो उनको नीचे से शुरू करेंगे। उनको क्या करना है, पहले जिनकी मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं है या जिनको इंटरेस्ट ही नहीं आता मैथ्स पढ़ने में, है ना, उनको क्या करना है, तो उनको सबसे पहली स्टेप है कि जो कौन सी बुक से पढूं और कैसे पढूं, ये बात की बात है। मतलब कि बुक क्या होना चाहिए, स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, वो सेकेंडरी चीज़ है। पहले करना क्या ज़रूरी है, पहले तो आपको चाहे बुक हो या ना हो, आपको सबसे पहले प्लस माइनस करना है मिनिमम 10 मिनट। 10 मिनट बैठ के आपको प्लस माइनस करना है, आप कर सकते हैं। आप चाय कॉफ़ी पीते पीते भी मॉर्निंग में ये चीज़ कर सकते हैं। 10 मिनट प्लस माइनस करना है। कैसे करना है कि आपने कोई नंबर लिख लिए कॉपी में, जैसे मैं एग्जांपल से, जैसे मान लो इतना बड़ा पेज है आपका, ठीक है, आपने यहाँ लिख दिया 4 6 5 3 7 9 1 4 6 9, ऐसे करके कुछ भी आपने संख्याएं लिख दी, जो आपके माइंड में आ रही है वो संख्याएं आपने इसमें लिख दी। और जो आपका पहला पेज है उसको पूरा ऐसे करके बीच में गैप रखो ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है, और ऐसे करके पूरी कॉपी को जो है भर दिया, ठीक। ये चीज़ मान लो आपने रात को ही करके रख ली कि सुबह मेरे को इनको प्लस करना है, ठीक। हर दिन, या तो शुरुआत में एक काम करो कि 5 दिन के लिए तो डेटा या 10 दिन के लिए डेटा सेम ही रखो। सेम रखो मतलब क्या कि एक बार कॉपी में उतार दिया, फिर हर दिन उसी को प्लस करते, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस। कि ऐसे आपको प्लस माइनस करना है, डेली करना है। जिनको मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती उनके लिए ये तो चीज़ कर ही सकते हो ना, इसको इंटरेस्टिंग बना लो। अच्छा, इसको इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं वो भी है कि मान लीजिए आप तो ये भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इस स्टेज तक भी सर मैं नहीं जा सकता हूँ या मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं करना है, तो मान लो इस स्टेप पे अगर आपको आना है तो फिर क्या कर सकते। फिर जैसे मैं जब इंदौर था तो मैं ये बाइक और कार, मतलब जो भी बाइक वगैरह कार जिनमें भी वो नंबर होते हैं, इनकी नंबर प्लेट होती है,
कोई भी बाइक अपने सामने से जाएगी, स्कूटर अपने सामने से जाएगा, स्कूटी अपने सामने से जाएगी, या कोई कार गई, कुछ भी गया, बस गई, मैजिक गई, जो भी गई, तो उनके नंबर तो होते ही होते हैं। अब क्या है कि मैं जब क्लास करता था तब मेरे पास बाइक वगैरह तो थी नहीं, तो मैं पैदल ही जाता था। तो पैदल जाता था तो मेरा टारगेट ये रहता था कि यार ये गाड़ी जब तक मेरे आंखों के सामने से गायब नहीं हो जाए तब तक मुझे इसके नंबर जो है सारे कुछ लिखे हुए हैं उसको काउंट कर लेना है। उसको काउंट गाड़ी तो वो आपको पता ही होगा भोरकुआ पे कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं, तो आप तो क्या होगा कि उसको काउंट करते करते फिर दूसरी गाड़ी को पकड़ना। गाड़ी एक साथ बहुत सारी जाएगी तो किसी एक को पकड़ लिया तो फिर उसी को पकड़ के उसके नंबर काउंट किए फटाफट से। जैसे मान लो किसी गाड़ी के नंबर लिखे हैं 4654 MP, वहाँ पे 0 की गाड़ियाँ ज़्यादा होती है, तो आपने फटा 9 तो है ही है, तो 9 गाड़ी जा रही है आपके सामने से स्पीड से, है ना, तो आपको टारगेट रखना कि यार आप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। ये एक तरह से एक गेम भी हो जाएगा, एक आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो 9 और 4 13 और 5 15 13, 9 और 4 13 और 5 क्या 18, 18 और 6 24 और 4 28, ऐसे करके फास्ट आपको कर लेना है। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई आपकी सेकेंड, कि आप इसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए पहले ये कर लीजिए, फिर आप ऑटोमेटिक वो कर लीजिए। ठीक, तीसरी चीज़ हो जाएगी आपकी कि अब आप आ जाएंगे जब आपको इसमें मज़ा आने लग जाएगा, नंबर जोड़ने में मज़ा आने लग जाएगा, ठीक है, और ये प्लस माइनस करने में आपको मज़ा आने लग जाएगा। उसके बाद बात आती है कि आपको कौन सी बुक परचेज़ करना है। तो जो बिलो एवरेज विद्यार्थी है, जिनको मैथ्स थोड़ी सी कठिनाई आती है, तो उनको परचेज़ करना है शारदा बुक। ठीक है, मैंने पहले भी बताई थी एक बार, उनको परचेज़ करना है शारदा बुक, और जिनकी मैथ्स ठीक ठाक है उनको परचेज़ करना है RS अग्रवाल। ये दोनों बुक अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा, एक सवाल कमेंट में था उसका जवाब मैं डिटेल में समझाऊंगा अभी। ठीक है, तो ये दोनों बुक सफिशिएंट हैं। इस बुक से किसी का बेसिक अच्छा नहीं है तो इस बुक से बेसिक अच्छा बन सकता है, और किसी का बेसिक अच्छा हो गया और उसने RS पढ़ ली तो फिर ठीक ठाक उसका काम हो जाएगा बढ़िया, मतलब MP की पटवारी तो निकल ही जाएगी। ठीक, अब एक कमेंट आया था, वो कमेंट ये था कि पुलिस का लेवल थोड़ा हाई था। ठीक है, कमेंट ऐसा ही कुछ था कि पुलिस का लेवल थोड़ा हाई था, तो ऐसा तो नहीं होगा कि पिछली बार जो पटवारी के क्वेश्चन आए थे वो थोड़े इजी आए तो तब टफ आ जाएंगे। देखो, मैथ्स के अंदर टफ और इजी कुछ नहीं होता है। मैथ्स के अंदर सिर्फ ये होता है कि अगर आपको किसी चीज़ का बेसिक पता है, तो फिर इस बेसिक के आधार पे कोई कुछ भी पूछ ले, वो मैटर थोड़ी करता है। बात समझेंगे, शारदा में बेसिक दिया गया है, अगर शारदा का बेसिक आपने पढ़ लिया और उसके बाद उसी टॉपिक को आपने RS अग्रवाल से भी पढ़ लिया, तो आपके बेसिक और जो भी एक बेसिक से अबोव भी जो कॉन्सेप्ट हो सकता था वो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट आपका बन गया। ठीक है, प्रतिशत का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि प्रतिशत क्या होता है या प्रतिशत का बेसिक क्या है, परसेंटेज का बेसिक क्या है, ये आपको क्लियर हो गया है पूरी तरीके से। उसके बाद इस प्रतिशत से कोई भी सवाल आ जाए, कैसा भी सवाल आ जाए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब कि कोई ऐसा सवाल आएगा, अनदेखा सवाल आएगा जो कभी किसी बुक में नहीं है और जो कभी किसी यूट्यूब पे भी नहीं पढ़ाया गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो आउट ऑफ सिलेबस है। वो आया तो जो हमने बेसिक पढ़ा है उसी से आएगा ना। तो हम क्या समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपको टफ लगता है ना, आप कभी नोटिस करना इस बात को कि जो क्वेश्चन आपको टफ लगता है ना, उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि आपने प्रश्न को सही ढंग से नहीं समझा है या नहीं पढ़ा है कि वो क्या पूछ रहा है, पहला कारण। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम प्रश्न को पढ़ रहे होते हैं और हमारा 90% जो माइंड है वो प्रश्न पे रहता है, 10% कहीं और होता है। तो उस टाइम पे पढ़ने में अगर हमने थोड़ी सी भी चूक करी तो कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती पहली बार में, और फिर हो सकता है शायद हम दूसरी बार उसको पढ़े ही ना तो हमको वो टफ लगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि हमारी प्रैक्टिस में कमी रहती है। हमारी प्रैक्टिस में कमी रहती है कि हम प्रश्नों को अलग अलग तरह से नहीं सोच पाते हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि नाम आपका क्या है, फिर मैं आपसे पूछूं क्या है नाम आपका, और एक और पूछ लो कि है क्या नाम आपका। ठीक है, मैंने कितने प्रकार से आपको एक ही बात को 4-5 प्रकार से पूछ लिया। एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होता है कि पूछ तो वही रहा होता है लेकिन वो लैंग्वेज को घुमा देता है। ठीक है, तो आप खुद, अगर आपके पास ये दोनों बुक होगी ना, तो आप खुद पाएंगे कि एक ही टॉपिक, एक काम करना, अगर आपके पास शारदा भी हो और RS अग्रवाल भी हो,
दोनों बुक अगर आपके पास हो और दोनों के सेम टॉपिक खोल लेना, प्रतिशत ही खोल लेना। प्रतिशत आपने टॉपिक खोला, शारदा का खोला और आर एस अग्रवाल का खोला, तो आप खुद ही अंतर समझोगे कि शारदा में इतना व्यवस्थित या इतना ईजी लैंग्वेज दी गई है जो कि एक बच्चे को भी समझ में आएगी। और अगर वही प्रश्न या उसी प्रकार के प्रश्न हम आर एस में पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, तो उसमें हमको थोड़ा टफ लगती है चीज़ें। जो जिसका बेसिक कमज़ोर होता है उसको चीज़ें टफ लगती है आर एस में। तो उसका रीज़न यही है कि लैंग्वेज का फ़र्क पड़ता है। शारदा में सीधा सा पूछ लिया है कि ए काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि क्या पूछ रहे हैं। लेकिन आर एस में थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। और एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चन आता है तो वो जो एग्जामिनर होता है या जो पेपर बनाता है वो जो होता है वो उस लैंग्वेज को और ज़्यादा घुमा देता है। तो लैंग्वेज घूमने के कारण हमको पेपर टफ लगता है। तो हमको बेसिक इतना अच्छा करना है कि हम घूमे ना, वो घुमाए तो भी ना घूमे। एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि जैसे कभी कभी हमको पेपर टफ क्यों लगता है मैथ्स वाला, कि उसमें इसको मैं क्या लिख दूँ, मान लो मैं 7 लिख दूँ, कि कोई सवाल आपसे पूछा है और उसका जो राइट ऑप्शन है, उसका सारे ऑप्शन बटे में दे रखे हैं, उसका राइट ऑप्शन जो है वो ये आया मान लो, ठीक है, ऐसा ऑप्शन आया। तो ये ऑप्शन ये कब आएगा, ये आंसर कब आएगा, जब हम वैल्यू वगैरह निकालेंगे और फिर ऐसा कुछ फॉर्मेट बनेगा जिससे ये वाला कटकुटा के फिर 46/7 आ जाएगा, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 46/7 तब आ पाएगा जब आप बहुत सारी कैलकुलेशन करोगे, तब जाके आपको पता लगेगा कि 46/7 जो है वो ऑप्शन सही है। चारों ऑप्शन बटा में दिए गए हैं, चारों ऑप्शन बटा में दिए गए हैं, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर आप कैलकुलेशन ज़्यादा करेंगे या ज़्यादा उसको देख के आप एक टेंडेंसी बन जाती है माइंड में कि बटे वाला ऑप्शन देख के, ऐसा देख के वो हम टफ सोचने लग जाते हैं, तो हमको टफ लगता है एक चीज़, ठीक। 46/7 को देख के आप सोचेंगे इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुल मिला के कि कई बार ऐसा होता है कि कैलकुलेशन, लंबी कैलकुलेशन को हम लोग टफ बोलने लग जाते हैं और एक लाइन के उत्तर को हम लोग ईजी बोलने लग जाते हैं। तो ये भी बात है। तो ये पूरा जो मैंने समझाया अभी आपको 2 मिनट 3 मिनट में, वो ये था कि कोई भी चीज़ इजी या टफ नहीं होती है। मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस ही चाहिए, बस बेसिक आपका बहुत स्ट्रांग हो और उसके बाद आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कर पाएँ। जितनी आपकी अप्रोच हो, जितना आप पहुंच पाएँ वहाँ तक उन जगहों से आप क्वेश्चन ले लेके कर पाएँ, ठीक है। लेकिन आप एक ही चीज़ पाएंगे कि बेसिक से ही क्वेश्चन आप बना पाएंगे। हर जगह बेसिक ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि बेसिक तो पहली सीढ़ी है, वो तो आनी ही चाहिए। तो आप मैथ्स के लिए क्या कर सकते हैं, शारदा बुक ले सकते हैं, आरएस ले सकते हैं। आरएस कौन ले सकते हैं, जो कि अबव एवरेज हैं या एवरेज हैं, और शारदा कौन ले सकते हैं, जिनका मैथ्स भी ठीक ठाक नहीं है तो वो शारदा ले सकते हैं, और ठीक ठाक भी है तो भी आप शारदा ले सकते हैं। मतलब अगर आप मेरे से बोलोगे कि मेरी क्या इसमें राय है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप शारदा भी पढ़िए और आप फिर उसी से आर.एस. अग्रवाल भी पढ़िए। मतलब कि शारदा पढ़िए फिर आर.एस. अग्रवाल भी पढ़िए, टॉपिक ऐसे करते जाइए, तो आपकी मैथ्स बहुत शानदार हो जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ होगी आपकी मैथ्स की। ठीक, इसके बाद तो मैथ्स अच्छी कैसे होगी, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले मैथ्स अच्छी कैसे होगी, इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, उसके बाद इन बुक को लाके इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। अब लास्ट आपका बचा है कंप्यूटर। ठीक है, कि कंप्यूटर के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में क्या हो रहा है आजकल, जैसे मैंने CPCT का पेपर भी दिया था, और उसके अलावा जैसे 1 साल पहले CPCT का पेपर दिया, उससे 1 साल पहले भी दिया था CPCT का पेपर। और अभी जो ये पटवारी की एग्ज़ाम जब हमने दी थी तब तो ठीक ठाक था, लेकिन अभी CPCT का पेपर मैंने देखा तो मुझे लगा कि आजकल जो कंप्यूटर के जो प्रश्न हैं वो प्रैक्टिकल बेस के आने लग गए। यानी कि जैसे कोई प्रश्न पूछा तो वो प्रश्न को इस प्रकार से पूछते हैं कि अगर हमने कभी उस ऑप्शन का उपयोग नहीं किया कंप्यूटर पे तो हम उसका आंसर नहीं दे सकते। मतलब कि थ्योरी पढ़ के आंसर नहीं दे सकते। तो थ्योरी तो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि 20 के 20 ही क्वेश्चन प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड होंगे, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थ्योरी से भी आएंगे, नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इजी वाले। तो उसके लिए तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के लिए पहली चीज़ तो एक अरिहंत की बुक ले लीजिए। ठीक है, अरिहंत की आप कंप्यूटर की बुक ले लीजिए, जिससे आपका
थ्योरी वाला जो वन लाइनर जो क्वेश्चन होंगे या इजी जो क्वेश्चन होंगे वो मतलब ये पढ़ेंगे तो कम से कम आपके 10 एक नंबर मान लो कवर हो गए। कुछ मान लो कि पेपर टफ आने लग गया कंप्यूटर का आजकल CPCT से अगर कंपैरिजन करें तो फिर बाकी क्वेश्चन कैसे होंगे। तो बाकी क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है कि बाकी क्वेश्चन के लिए आपके पास अगर कंप्यूटर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो एक काम करिए कि एक चैनल है सचिन अरोरा करके, मैं और इस नाम को क्लियर कर लूँगा कि यही है या कुछ और है, वैसे तो मुझे पता है कि यही होना चाहिए, ठीक है। सचिन अरोरा करके एक चैनल है, तो उस चैनल पे क्या है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल जो होते हैं, प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन है कि इस ऑप्शन पे जाना है, उस ऑप्शन पे जाना है, तो वो सारा उसमें डिटेल में देते हैं। तो आप चाहें तो इस पे भी जाके देख सकते हैं कंप्यूटर के जो भी डेटा है वो, और अरिहंत की बुक में आपको बेसिक मिल जाएगा। उसके अलावा मेरी आपको एडवाइस ये है कि आपको जब भी कंप्यूटर पे बैठने का मौका मिले या आपके पास कंप्यूटर हो या आप किसी कोचिंग पे जा रहे हो वहाँ भी अगर कंप्यूटर हो, तो एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इन तीनों को चलाना सीखिए। जैसे आप शुरुआत करिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड से, जो उसमें अपन एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं उससे शुरुआत करिए और उसके हर एक ऑप्शन को खोल के देखिए। जैसे आप सबसे पहले गए फाइल पे, तो आपने एक फ़ाइल खोली उसको और हर चीज़ को देखिए कि आप क्या कर, मतलब माइंड को एक्टिव रखिए हर सेकंड में कि आपने कहाँ गए, और फिर जैसे माउस का जो वो एरो वाला निशान जो होता है, ऐसा जो निशान होता है माउस जहाँ भी ले जाते हैं, इसको पॉइंटर बोलते हैं। तो इतना माइंड को एक्टिव रखिए, पॉइंटर मेरा कहाँ जा रहा है, पॉइंटर अच्छा यहाँ गए, फाइल मतलब वो जो सिंबल बना हुआ है उसको आइकॉन बोलेंगे अगर आप डायरेक्टली खोल लेंगे तो, ठीक है। तो ऐसे अपने माइंड को स्टार्ट पे गया मैं तो क्या हुआ डेस्कटॉप का, उसको अवेयर रखिए माइंड को, और आप खोलेंगे, फिर आप फाइल पे गए, फिर फाइल में आपने एक एक ऑप्शन का उपयोग करके देखा कंप्यूटर में, एक पहले फाइल के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, कट कॉपी पेस्ट वगैरह वो सब। तो आपने फाइल के अंदर भी सेव एज क्या है, सेव एज क्या, मतलब कि जो अपन थ्योरी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि सेव क्या है, सेव एज क्या है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करके भी देखो। फिर फाइल के पास आप एडिट आएंगे, ऐसे करके आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ऊपर उन सबको आपने कवर किया, उनके अंदर और भी जो मार्जिन वाला सेट है उसको भी आपने करा, ठीक है। मतलब कि आप बढ़िया सा एक लेटर बनाना सीखना है, ठीक। तो आप उसको किया, सीखने के उद्देश्य ही करना उसको, मतलब पढ़ने के उद्देश्य नहीं कि यार मुझे ये MS वर्ड में सारे ऑप्शन पता होना चाहिए, मतलब मेरे को कोई पूछे कि यार उस ऑप्शन का क्या उपयोग है तो मैं उसको बता पाऊँ कि उस उपयोग से ये उस ऑप्शन से ये होता है। ऐसा MS वर्ड में करिए, ऐसा एक्सेल में करिए और ऐसा ही पावर पॉइंट में करिए। तो आज की वीडियो को समअप करते हैं अपन लोग, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। लंबा वीडियो होगा ये काफ़ी, और मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे जितना भी मुझे लग रहा था कि मतलब मुझे बताना चाहिए सारी बातें, उतनी बातें मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है, इसके अलावा आपके एंड से बचा है कि आप इसमें से कितनी बातें हैं एडॉप्ट कर पाते हैं, अपने जीवन में उतार पाते हैं और अच्छी तैयारी कर पाते हैं। तो आप उम्मीद करूँगा मैं कि ये सारी चीज़ों में से अगर 90% भी फॉलो करने लग जाएंगे कल से ही, तो कुछ बदलने की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। ये सभी करने के लिए आपको एक दिन में पढ़ाई के लिए कम से कम 10 घंटे चाहिएंगे, तभी ये चीज़ें हो पाएगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी। तो आप क्या करिए कि 10 घंटे पढ़ने के लिए आपको 10 घंटे बैठने वाली वजह चाहिएगी। वजह ढूंढिए, जो एक वीडियो आपने देखा होगा, बस वहीं पे समअप करते हैं क्लास को कि जीवन में कुछ भी काम करना है तो दर्द होता है, ये बड़ी वजह होती है, उससे सारी चीज़ें पाई जा सकती है। अगर हम लोग कंफर्ट जोन में ही रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। हम अगर कंफर्ट जोन से बाहर कभी नहीं आएंगे तो फिर कंफर्ट जोन में ही रह जाएंगे। कंफर्ट जोन से एक बार हमको कष्ट देना पड़ेगा अपने आप को, तभी काम हो पाएगा। पॉजिटिव चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तभी काम हो पाएगा और तभी हम लोग एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो पाएंगे। आज का वीडियो था, आपको क्या करना है, इसमें जो भी कमेंट आपने पूछे थे तो आपको उनके जवाब मिले होंगे, जो भी कमेंट थे। अभी और भी कमेंट के जवाब बचे हैं जो कि आने वाले इन 2 वीडियो में मिलेंगे। तो जो अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा मैंने क्या किया, उसमें मेरी कुछ स्टोरी होगी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था,
और उसके बाद फिर लास्ट वाला वीडियो पटवारी जॉब प्रोफाइल, वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको बना देंगे ताकि पता लगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।